तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसलें हैं। तो यहाँ पर आप दिए गए ऑप्शन में देख सकते हैं कि रबी की फसल आपको बतानी है। तो इस तरह से हम ऑप्शन को देखें, मक्का और मटर, जौ और चना, धान और कपास, गेहूँ और ज्वार। तो दिए गए ऑप्शन में से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जौ और चना दोनों रबी की फसलें हैं। तो सबसे पहले हम बात करें देखिए फसल की। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंडिया में जो फसल होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। डिटेल से हम जानते हैं, उसके बाद फिर हम ऑप्शन पे दोबारा ध्यान देंगे क्वेश्चन पर। तो देखिए सबसे पहले एक होती है रबी की फसल, दूसरा होता है खरीफ और तीसरा है जायद। 3 तरह की फसल इंडिया में होती हैं। देखिए रबी की अगर फसल की हम यहाँ पर बात करें, पहला पॉइंट कि ये देखिए सर्दियों में उगाई जाती हैं। सर्दियों में उगाई जाती हैं और इनकी जो बुवाई की जाती है वो अक्टूबर से दिसंबर माह के बीच में इनकी बुआई की जाती है, क्योंकि इनके बीज को अंकुरित होने के लिए थोड़ा गर्म तापमान टेम्परेचर चाहिए, तो गर्म मौसम होना चाहिए। तो इसलिए दिसंबर अक्टूबर के बीच में बोई जाती हैं। इनकी जो फसल को विकास के लिए क्या चाहिए, ठंडा मौसम चाहिए। तो दिसंबर के बाद इंडिया में ठंडा मौसम होता है तो अच्छी तरह से इनका विकास होता है। लेकिन कटाई कब की जाती है, अगर इनकी कटाई की बात की जाए तो मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में इनकी कटाई की जाती है। ये 2 पॉइंट। देन बात करेंगे कौन कौन सी फसल हैं रबी की फसल में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं गेहूँ, जौ, चना, मसूर, मूंगफली, आलू, सरसों। तो ये जो फसल यहाँ पर लिखी गई है इत्यादि, ये सभी क्या फसलें, ये सभी रबी की फसलें हैं जो अक्टूबर दिसंबर के बीच में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। यानी कि सर्दियों में बोई जाने वाली फसल को क्या बोलते हैं दोस्तों, आसान सी भाषा में रबी की फसल कहते हैं। वहीं पर देखिए बात करें हम खरीफ की फसल की, तो मानसून के मौसम में जो भी फसल उगाई जाती है वो खरीफ की फसल होती है। तो देखिए इनके जो बोने का जो टाइम होता है वो कब होता है, जून जुलाई के माह में इनको बोया जाता है। बात करें इनकी कटाई की, तो देखिए काटा जाता है सितंबर अक्टूबर माह में इनको काट लिया जाता है। तो इस फसल को देखिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है और जून से अक्टूबर तक इंडिया में मानसून रहता है, तो अच्छी तरह से इस फसल को यहाँ पर खरीफ की फसल को उगाया जाता है। तो मानसून की फसल हम इसको आसान बोल सकते हैं। और बात करें देखिए कौन कौन सी फसल हैं जो हमारी खरीफ की फसल में आती हैं। तो सबसे पहले चावल मानसून के समय ही उगाया जाता है, मक्का, बाजरा, ज्वार, और उसके बाद दाल की बात करें तो देखिए मूंग, उड़द। तो ये सभी क्या हैं, ये खरीफ की फसलें हैं। और उसके बाद बात करें देखिए जायद। तो जायद फसलें वो हैं जो रबी और खरीफ की फसल के बीच में जो टाइम है उस समय जो बोई जाती हैं उसको हम जायद फसलें बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर इनका टाइम देखें तो मार्च से जुलाई के बीच में जायद फसलें बोई और काट ली जाती हैं। और इसमें क्या क्या आते हैं, अपने जो भी मौसमी सब्जियां हैं, फल हैं, वो इस मौसम में उगाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा तरबूज, खरबूज और कुछ मौसमी सब्जियां। तो ये सभी क्या हैं दोस्तों, जायद फसलें। तो 3 तरह की फसलें हो गई, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसलें अक्टूबर दिसंबर के माह में बोई जाती हैं, मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं, यानी कि सर्दियों की फसल है। और गेहूँ, जौ, चना, मसूर, मूंगफली, आलू, सरसों, तो ये सभी क्या हैं, सर्दियों में बोई जाने वाली रबी की फसल है। उसके बाद खरीफ फसल की बात करें तो जून जुलाई में बोई जाती हैं, मानसूनी टाइम पर बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंग, उड़द, ये सभी क्या हैं, खरीफ की फसलें। और जायद फसलें, इसमें मौसमी सब्जियां, तरबूज, खरबूज, ये सभी क्या है, इसमें उगाई जाती हैं और रबी और खरीफ की फसल के टाइम के बीच में इनको बोया जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 1873 में ज्योतिबा फूले ने किस भाषा में गुलामगिरी लिखी थी। तो सबसे पहले हम बात करें देखिए जो गुलामगिरी जो पुस्तक है किसने लिखी, ज्योतिबा फूले ने। कब लिखी, 1873 में। 2 पॉइंट आप यहाँ पे याद रखिए। किस भाषा में लिखी है, इस क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये लिखी थी दोस्तों मराठी भाषा में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो इस बुक से रिलेटेड बात करें तो देखिए कब लिखी, दिया गया है 1873 में। उसके बाद बात करें देखिए प्रकाशित, तो ये बुक प्रकाशित कब हुई, तो ये प्रकाशित हुई 1885 में दोस्तों ये बुक प्रकाशित हुई थी। किससे रिलेटेड ये बुक है, तो दोस्तों इस बुक में जाति व्यवस्था का विरोध किया गया है।
तो जाति व्यवस्था का इसमें विरोध किया गया है, उसको अंत करने की इसमें उस पर बल दिया गया है। और दोस्तों इस बुक से रिलेटेड बस इतना ही। और उसके बाद हम बात करें, देखिए कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत का जो अंत है वो किस आर्टिकल के अंदर किया जाता है। तो छुआछूत का जो अंत है वो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 17। तो ये आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, काफी बार पूछा जाता है छुआछूत का अंत या अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद किस आर्टिकल के द्वारा तहत किया, तो आर्टिकल 17। तो आप यहाँ पे याद रखें। बाकी बुक से रिलेटेड मैंने बात आपको बता दी। प्रकाशित 1885, लिखी कब गई 1873, किसने लिखी, ज्योतिबा फुले ने। और किस पर आधारित है, जाति व्यवस्था के विरोध पर यह बुक आधारित है और मराठी भाषा में इसको लिखा गया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म चुनिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ युग्म दिए गए हैं, इसमें से हमें यहाँ पर चूज करना है कि कौन सा युग्म यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन दिया गया तीसरी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण एवं बुनियादी उद्योग, चौथी पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम, प्रथम पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल, दूसरी पंचवर्षीय योजना कृषि पर केंद्रित। तो राइट आंसर आपको यहाँ बताना है। तो देखिए अगर आप इसको क्वेश्चन को अगर आप सभी पंचवर्षीय योजना आपने अच्छी तरह पढ़ी है और उनको अच्छी तरह याद किया है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम। देखिए कल जो इससे जो पहले जो वीडियो आई थी पार्ट 2, तो उसमें हमने बात की थी देखिए इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें भी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है, तो वही मैंने यहाँ पर लिया है। तो देखिए पंचवर्षीय योजना की बात करें, शुरुआत कब हुई थी 1951 में। कितनी पंचवर्षीय योजना आई थी भारत में, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना आई है। अगर पंचवर्षीय योजना का बोलेंगे कि अध्यक्ष कौन होता है, तो पीएम साहब इसके अध्यक्ष होते हैं। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है और सभी पंचवर्षीय योजना का आपको पता होना चाहिए किसका क्या उद्देश्य था और किस समय पर वो आई थी। तो देखिए हम बात करें जो पंचवर्षीय योजना यहाँ पर दी गई उससे रिलेटेड, सबसे पहले बात करें हम प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो देखिए महालनोबिस पर नहीं थी, ये जो मॉडल पर आधारित थी वो थी हेराल्ड डोमर मॉडल। तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित परियोजना थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो इसलिए यहाँ पर ये गलत है। वहीं पर बात की जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना पर कृषि विकास पर बल दिया गया था। किस पर बल दिया गया था दोस्तों, कृषि विकास पर इस पर बल दिया गया था। और इसका जो विकास लक्ष्य था वो देखिए 2.1% इसका विकास लक्ष्य था। इसने अचीव कितना किया, इसने अचीव किया था 3.6% इसने अचीव किया था। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। वहीं पर देखिए बात करें हम दूसरी पंचवर्षीय योजना की, तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है ये थी महालनोबिस मॉडल पर आधारित और ये थे पीसी महालनोबिस जिनके नाम पर विश्व इंडिया में सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, वही हैं। तो पीसी महालनोबिस ने इसको तैयार किया था, तो उन्हीं के मॉडल पर ये आधारित थी। तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित है दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसमें बात की जाए तो ये कृषि पर केंद्रित नहीं थी, इसमें बल दिया गया था औद्योगिकरण पर। औद्योगिकरण पर इसमें बल दिया गया था और इसी योजना के तहत इंडिया में 5 स्टील प्लांट खुले थे, जिनमें से 3 प्रमुख हैं। पहला है एक भिलाई के अंदर खुला था, दूसरा दुर्गापुर, तीसरा राउरकेला। कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है भिलाई में जो पावर प्लांट खुला ये किसकी मदद से खुला है, ये यूएसएसआर की मदद से खुला था। दुर्गापुर में जो स्टील प्लांट खुला था ये किसकी मदद से खुला था, ये यूके की मदद से। और राउरकेला में ये जर्मनी की मदद से। तो ये बातें सभी आपको यहाँ पर याद रखनी है। और देन उसके बाद हम बात करें कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी कब से कब तक थी, ये थी 1956 से 1961। ये इस पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड है। देन उसके बाद देखिए हम बात करें तीसरी एक सेकंड इसको हम यहाँ पर हटा देते हैं। उसके बाद देखिए हम बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना की, तो ये जो पंचवर्षीय योजना थी औद्योगिकरण पर नहीं, ये थी कृषि पर आधारित, मतलब कृषि पर इस पर बल दिया गया था। इस पंचवर्षीय योजना कृषि पर केंद्रित योजना थी। इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये थी 1961 से लेकर 1966 इसका टाइम पीरियड था।
और इसके बाद ही देखिए पहला योजना अवकाश आता है। पहला योजना अवकाश जो आता है वो 1966 से लेकर 69। तो इन 3 साल में कोई भी योजना भारत में पंचवर्षीय योजना नहीं आई थी। एक एक साल की 3 योजनाएं इस टाइम पीरियड के दौरान लाई गई। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला पंचवर्षीय जो योजना अवकाश है वो कब है, तो 1966 से लेकर 1969 तक। इसका रीजन क्या है कि एक तो चीन से युद्ध हुआ था 1962 में, और देन उसके बाद पाकिस्तान से युद्ध, भारत पाक का युद्ध। तो ये दोनों रीजन थे जिसके कारण कोई भी पंचवर्षीय योजना इस समय में नहीं आई थी। तो ये इसको भारत पहला योजना अवकाश बोला जाता है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद ही पहला योजना अवकाश आया था। तो ये सभी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। देन उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए क्षेत्रों में से कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है। तो कौन सा क्षेत्र, विदेशी, सहकारी, सार्वजनिक, निजी यानी प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर यानी कि फॉरेन सेक्टर। तो देखिए जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सार्वजनिक। यानी पब्लिक जो सेक्टर होता है ये क्या है, सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है। सार्वजनिक जो सेक्टर है यानी पब्लिक सेक्टर, इसमें क्या होता है कि जो सरकार का जो शेयर होता है किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी संस्था के अंदर, वो कितना होता है, 50% से ज़्यादा यानी 51% या फिर उससे ज़्यादा इसका सरकार का शेयर होता है। उसी को क्या बोलते हैं हम, सार्वजनिक क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देन उसके बाद हम अगला क्वेश्चन है, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई थी। तो हिंदू जो कॉलेज की स्थापना थी 1791 में हुई थी। ये बात आपको यहाँ पे याद है, कब हुई थी, 1791 में। कहाँ पर हुई, ये हुई थी बनारस के अंदर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जो हिंदू जो कॉलेज की स्थापना हुई थी, और उसके बाद देखिए जोनाथन, ये नाम आपको याद रखना, जोनाथन डंकन, और साथ में लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, संस्कृत कॉलेज की। और लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड बात यह है कि 1793 में इन्होंने स्थायी बंदोबस्त राजस्व प्रणाली लाए थे। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और सिविल सेवा भारत में किसने शुरू की, वो भी इन्होंने की। तो सिविल सेवा भारत में किसके समय शुरू हुई, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है। स्थायी बंदोबस्त 1793 में किसके द्वारा शुरू की गई, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिविल सेवा वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस। और जोनाथन डंकन और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मिलकर संस्कृत विश्वविद्यालय की यहाँ पर स्थापना की थी। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। देन उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कांटेदार झाड़ियाँ खालिस्तान क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, शुष्क मरुस्थल में पाई जाती हैं। इसका रीज़न क्या है कि जिस भी क्षेत्र में अच्छी वर्षा होती है वहाँ पे क्या होती है, जो पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, चौड़ी होती हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। लेकिन जहाँ पर वर्षा की जो मात्रा क्या होती है काफ़ी कम होती है, वहाँ पे जो पत्तियाँ जो होती हैं, पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटों का रूप धारण कर लेती हैं। जिससे क्या हो, जो वाष्प उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है, जो वाष्प उत्सर्जन होता है पेड़ों की पत्तियों से, वो क्या हो जाए, वो प्रक्रिया क्या हो जाए, बहुत ही कम या फिर बिल्कुल ही ना के बराबर हो जाए, जिससे पेड़ क्या करे, सर्वाइव कर सकें। तो इसलिए कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं वो कहाँ पर पाई जाती है, जहाँ पर वर्षा कम होती है, जैसे कि शुष्क मरुस्थल हुआ, तो उस क्षेत्र में क्या होती है, कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं, जैसे नागफनी हुआ, तो इसमें क्या होती है, जो पत्तियाँ होती हैं वो कैसी होती है, कांटों के रूप में पाई जाती हैं। ये पत्तियाँ बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं। तो नागफनी हुआ, बबूल का पेड़ हुआ, और ये सभी आपको याद रखना। ये ऑप्शन इसके एग्जाम्पल हो गए कुछ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुष्क मरुस्थल। तो देन उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है। तो देखिए आप सभी जानते हैं मकर संक्रांति भारत का प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये कब मनाया जाता है, जनवरी माह में मनाया जाता है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति हम सेलिब्रेट करते हैं। वहीं पर बीकानेर महोत्सव ये भी जनवरी के महीने में ही मनाया जाता है।
और बात करें ओणम की, तो ओणम क्या है? केरल का प्रमुख त्यौहार है, केरल का प्रमुख त्यौहार। और ये कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है, देखिए दोस्तों, अगस्त सितंबर माह में ओणम त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। ये किसके उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये बातें आपको याद रखनी है। तो देखिए, वार्षिक जो फसलों की जो कटाई है, वार्षिक फसलों की कटाई के उपलक्ष्य में ये ओणम त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। कौन करते हैं? केरल के लोग इसे मनाया जाता है। केरल का काफ़ी फेमस त्यौहार है, सबसे जो मेन त्यौहार है केरल का वो ओणम है। किस महीने में मनाया जाता है? अगस्त सितंबर के महीने में ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सभी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया कि इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना 2022 किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी जो योजना है, ये देखिए कब लागू, इसकी घोषणा कब की गई? ये 2022 में इसकी घोषणा की गई। और बजट के दौरान, एक सेकंड, बजट के दौरान इसकी घोषणा की गई। और इसकी जो घोषणा की थी वो किसने? राजस्थान सरकार ने जब अपना बजट जब पेश किया था, तो उस दौरान रोजगार योजना की घोषणा की थी। और ये किसकी तर्ज पर बनाया गया है दोस्तों? मनरेगा। आपने मनरेगा तो सुना ही होगा। तो मनरेगा की तर्ज पर इस योजना को बनाया गया। मनरेगा क्या है? इसमें जो ग्रामीण जो युवा होते हैं, ग्रामीण जो बेरोजगार जो युवा होते हैं, उनको रोजगार प्रदान किया जाता है। तो इसी तरह इस योजना को लाया गया है जो शहरी जो या कस्बे में जो रहने वाले जो व्यक्ति हैं, और इसमें जो रोजगार दिया जाएगा, देखिए वो 18 से 60 वर्ष तक के बेरोजगार जो हैं उनको यहाँ पर रोजगार प्रदान किया जाने वाला है। कितने दिन के लिए प्रदान किया जाएगा? ये बात आप याद नोट कर लें, 100 दिन के लिए इसमें रोजगार प्रदान किया जाएगा। और शहरी या जो कस्बों में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनको यहाँ पर रोजगार दिया जाने वाला है। किसकी तर्ज पर बनाया गया है? तो मनरेगा की तर्ज पर इसको बनाया गया है। 2022 के बजट में इसकी घोषणा की थी। किसने की है? राजस्थान गवर्नमेंट ने। वहीं पर देखिए बात करें कि ये तो होगी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। और राजस्थान सरकार ने एक और योजना लागू की है, ये काफ़ी फेमस है, लेकिन वो इसी नाम से, इसलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इंदिरा रसोई योजना। तो ये योजना जो है ये भी किसने लागू की है? ये भी राजस्थान सरकार ने लागू की, इंदिरा रसोई। इसमें क्या है? आपको 8 रुपये में एक समय का भरपेट भोजन इसमें दिया जाएगा। तो इंदिरा रसोई योजना ये भी राजस्थान गवर्नमेंट की है। और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ये भी किसकी है? ये भी राजस्थान सरकार ने जारी की है। तो ये सभी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। देन उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, यूथ ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण खालिस्तान में आयोजित किया गया। तो देखिए बात करें यूथ ओलंपिक खेलों की, तो इनका जो पहला संस्करण जो शुरू किया गया था, देखिए ये पहला संस्करण का इनकी जो शुरुआत की गई वो की गई थी अगस्त 2010 में इन खेलों की शुरुआत की गई। लेकिन जो ये खेल शुरुआत हुए थे अगस्त 2010 में, ये किस तरह के थे? ये थे ग्रीष्मकालीन। ये भी बात आपको याद रखनी, ग्रीष्मकालीन। और बात करें कहाँ से शुरुआत की गई, तो देखिए सिंगापुर से इसकी शुरुआत की गई। तो सिंगापुर से अगस्त 2010 में ग्रीष्मकालीन यूथ ओलंपिक खेलों की पहला संस्करण खेला गया और वहीं से इसकी शुरुआत होती है। देखिए बात करें शीतकालीन की, तो ग्रीष्मकालीन तो शीतकालीन भी शुरू हुए होंगे कभी ना कभी। तो शीतकालीन की बात करें तो ये शुरू हुए थे दोस्तों जनवरी 2012 में। इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? इनकी शुरुआत होती है इंसब्रुक से। तो ये दोनों पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखने। देन उसके बाद बात करें, देखिए 15 से 18 वर्ष के जो युवा हैं, युवा एथलीट वो क्या करते हैं? इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उनके लिए इस ओलंपिक खेलों को शुरू किया गया है। तो 15 से 18 वर्ष, ये भी आपको याद है। देन उसके बाद आगे बात करें कि देखिए अभी जो 2020 में जो शीतकालीन हुए थे, यहाँ पे जो रेड पेन से जो लिख रहे हैं वो सभी क्या है? शीतकालीन की बात करेंगे हम। तो देखिए ये तो दोनों के लिए 15 से 18 वर्ष की भाग लेते हैं, जो शीतकालीन जो ग्रीष्मकालीन, ये पॉइंट आप नोट करें। बात करें उसके बाद हम 2020 की, तो 2020 में ग्रीष्मकालीन हुए थे। ये कहाँ पर आयोजित किए गए थे? ये किए गए थे दोस्तों लुसाने कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। तो ये बातें आपको नोट करनी है। देन अब अगले कब होंगे? आने वाले साल 2024 में। ये कहाँ पर आयोजित होंगे?
गैंगवान, और ये कहाँ का शहर है? ये है साउथ कोरिया, साउथ कोरिया। तो 2024 में गैंगवॉन साउथ कोरिया में आयोजित होंगे, 2020 में होते लुसाने स्विट्जरलैंड में। वहीं पर देखिए बात करें अगर ग्रीष्मकालीन की, तो ग्रीष्मकालीन की हम बात करें, ये हुए थे 2026 में होंगे। कहाँ पर होंगे? 2026 में। 2026 में आयोजित होंगे ये डकार, सेनेगल, यहाँ पर ये खेल आयोजित होने वाले हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिए। बाकी बात करें, देखिए लुसाने, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं अभी प्रेजेंट में थॉमस बांक। तो थॉमस बांक अभी क्या हैं? इसके अध्यक्ष हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने। देन उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला? निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोनल मानसिंह। तो सोनल मानसिंह, इन्हें 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, और ये पहली भारतीय महिला नर्तकी थी जिन्हें पद्म विभूषण से 2003 में पुरस्कृत किया गया। ये पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करना है कि पहली भारतीय महिला नर्तकी या नृत्यांगना कौन है जिन्हें शास्त्रीय नृत्य के लिए 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। तो सोनल मानसिंह, और इन्हें देखिए साथ में कुछ और अवार्ड भी इन्हें मिले हैं, तो वो उनकी भी बात करें। देखिए पद्म विभूषण 2003 में, वहीं पे बात करें 1992 में, तो 1992 में इन्हें मिला था पद्म भूषण। तो ये आपको याद रखना है, पद्म भूषण कब मिला? 1992 में। और पद्म भूषण 1992 में तो सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाली ये व्यक्ति हैं। पद्म भूषण सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाली, तो पद्म भूषण सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाली कब प्राप्त किया? 1992 में। ये दोनों बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद बात करें, देखिए किस शास्त्रीय नृत्य से ये संबंधित हैं? तो पहला है, एक सेकंड यहाँ पर, पहला है भरतनाट्यम, एक तो हो गया भरतनाट्यम, और दूसरा कौन सा है? ओडिसी। तो ये दो डांस से संबंध रखते हैं, तो ये दोनों आपको याद रखना है। पहला है भरतनाट्यम, दूसरा है ओडिसी। वहीं पर बात करें कि भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, और ओडिसी उड़ीसा का है। भरतनाट्यम जो ये है, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। तो ये दोनों बात आपको याद रखनी है। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो टोटल 8 भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। तो सही बात आपको यहाँ पर नोट कर लेनी है। देन उसके बाद बात करें, देखिए कुमुदिनी लकिया की, तो इन्हें भी अवार्ड मिल चुके हैं। कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं उसकी हम बात कर लें, तो देखिए पद्मश्री, थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, पद्मश्री। दूसरा है पद्म भूषण भी इन्हें मिल चुका है, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित की जा चुकी हैं। वहीं पर बात करें शोभाना नारायण की, तो इन्हें पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला है, और सुनैना हजारीलाल इन्हें पद्मश्री प्राप्त कर चुकी हैं। पद्मश्री क्या है? भारत का चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। पद्म विभूषण सेकंड, और थर्ड पे है पद्म भूषण, और फर्स्ट पे है अब अपना भारत रत्न। ये सभी आपको याद रखने हैं। देन बात करें, देखिए कुमुदिनी लकिया, शोभना नारायण और सुनैना हजारीलाल, ये तीनों किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं? तो ये तीनों रखती हैं कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर नोट रखें। और अभी बात करें, देखिए साल 2023 में, कि साल 2023 में 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है। ये पॉइंट आप नोट कर लें। 6 व्यक्तियों को 2023 में पद्म विभूषण दिया गया था, और 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर नोट कर लें। देन उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो देखिए भारत के जो मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे, आप सभी ये बात नोट कर लें। इनको भारत के संविधान में बाद में जोड़ा गया। तो बात करें, देखिए सबसे पहले कि
कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में कि किस समिति के द्वारा भारत में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, किस समिति के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारत में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया संविधान में। और किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये पॉइंट भी आप नोट करें। तो 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इन्हें जोड़ा गया। किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो 51A अनुच्छेद के अंतर्गत इन्हें जोड़ा गया है। और बात करें किस वर्ष जोड़ा गया, तो 1976 में इन मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया। और बात करें कि कहाँ से इन्हें लिया गया है, तो किससे, तो ये आप पॉइंट आप नोट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, USSR, तो सोवियत संघ से इसकी अवधारणा ली गई है मौलिक कर्तव्यों की। तो ये सभी पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया, 1976। तो यानी कि इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में जब प्रधानमंत्री थी उस समय भारतीय मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। और ये बात करें देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो ये भारत के दूसरे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। और इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो ये नारा किसने दिया है, लाल बहादुर शास्त्री ने, काफ़ी फेमस नारा है, तो ये आपको याद रखना है। हमें बात करें इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी ने जो 5th जो पंचवर्षीय योजना थी, 5th 5 ईयर प्लान था, उसमें एक नारा दिया था। वो नारा क्या था, गरीबी हटाओ। तो ये भी आपको याद रखना है, गरीबी हटाओ। कई बार पूछ लिया जाता है किस पंचवर्षीय योजना के तहत गरीब हटाओ को नारा दिया गया, तो किसके तहत दिया गया, तो पंचवर्षीय जो 5th पंचवर्षीय योजना थी उसमें इसको दिया गया था, गरीबी हटाओ। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ पर नोट कर लेने हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, त्वरण की SI इकाई क्या है। तो यहाँ पर पूछा गया कि त्वरण की जो SI यूनिट है वो क्या है। त्वरण को देखिए हम क्या बोलते हैं, आप सभी जानते हैं, त्वरण को हम एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है, त्वरण। तो इसकी इकाई हमसे पूछी, तो त्वरण यानी कि क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसी को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो त्वरण हो जाएगा, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, v/t। आप सब जानते हैं कि v क्या होता है, वेग, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी आप सब जानते हैं, वेलोसिटी क्या होता है अपना, रेट इन चेंज इन डिस्टेंस है ना। तो वही क्या होता है, हमारा वेग होता है चेंज इन डिस्टेंस। तो ये क्या होता है, तो यहाँ से हम व्हील को लिख सकते हैं d/t, कि कितना डिस्टेंस में चेंज हो रहा है टाइम के अनुसार। तो d/t, d की SI इकाई क्या होती है, यूनिट, डिस्टेंस की होती है मीटर, और टाइम की होती है सेकंड। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट करें कि वेलोसिटी की इकाई क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। और तो उसी को अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो v की हो जाएगी मीटर पर सेकंड, देन अपॉन में इस टाइम की द्वारा सेकंड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारी इकाई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को खालिस्तान वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। तो भारत के वाइस प्रेसिडेंट को कितने वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है, तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, 5 वर्ष के लिए। लेकिन साथ ही आपको एक बात याद रखनी है कि भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको चुना तो 5 वर्ष के लिए जाता है, लेकिन वो अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक कि नया वाइस प्रेसिडेंट, नए उपराष्ट्रपति उस पद को ग्रहण नहीं कर लेते। कई बार एग्जाम में ये बात पूछ ली जाती है कि कितने वर्ष के लिए चुना जाता है, 5 वर्ष के लिए। अपने पद पर कब तक बने रहेंगे, कि जब तक नया वाइस प्रेसिडेंट, एक सेकंड, जो नए वाइस प्रेसिडेंट हैं आने वाले हैं वो क्या उस पद को ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक पहले वाले वाइस प्रेसिडेंट उस पद पर बने रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। देन देखिए उसके बाद हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो देखिए
किस अनुच्छेद में वाइस प्रेसिडेंट के पद का उल्लेख है? तो बात करें देखिए किस अनुच्छेद में, तो यहाँ पर आर्टिकल जो 63 है इसमें क्या है, वाइस प्रेसिडेंट के पद का उल्लेख है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस आर्टिकल किस अनुच्छेद के तहत वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है, तो आर्टिकल अनुच्छेद 63। तो अनुच्छेद 63 में वाइस प्रेसिडेंट के पद का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको नोट करनी। देन उसके बाद देखिए आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 क्या कहता है कि जो प्रेसिडेंट हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति या अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपका आर्टिकल 64, इसके तहत क्या होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। वहीं पर बात करें देखिए कि वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है। बात करें शपथ की, तो देखिए इनको जो प्रेसिडेंट जो साहब है वो क्या करते हैं, इनको शपथ दिलाते हैं। और कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या वाइस प्रेसिडेंट संसद के किसी भी सदन के सदस्य होते हैं? संसद के किसी भी सदन के सदस्य, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नहीं। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, ये सिर्फ अपने मतलब उपराष्ट्रपति के पद पर ही रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति बनता है, अगर वो पहले से किसी भी लोकसभा या राज्यसभा या फिर विधानमंडल तो इसका अगर सदस्य है तो उससे क्या कर देता है, अपने आप ही उसको हटा हुआ मान लिया जाता है। तो ये सभी बातें आपको यहाँ पर नोट कर लेनी है। बात करें कि भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये आपको याद रखना है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है जगदीप धनखड़। तो वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हमारे उपराष्ट्रपति हैं। सर्वप्रथम कौन थे, जैसा भी बताया, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति बने थे। तो ये तो हो गई उपराष्ट्रपति की बातें। वहीं पे अगर हम प्रेसिडेंट के बारे में अगर हम कुछ बात करें तो वो भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो देखिए प्रेसिडेंट के पद का उल्लेख, तो उनके आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 52, इसके तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट साहब जो होते हैं वो क्या होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक या सर्वोच्च नागरिक बोल सकते हैं आप। तो ये बात है आपको कि कई बार क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो प्रेसिडेंट साहब क्या होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 52। कुछ आर्टिकल और हैं जो प्रेसिडेंट से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार पूछ लिया जाता है। तो आर्टिकल 123 ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 123 क्या है, ये प्रेसिडेंट को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। वहीं पर बात करें देखिए आर्टिकल 61, तो इसमें राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया लिखी गई है जिसको क्या बोलते हैं, महाभियोग। तो महाभियोग की प्रक्रिया किसमें, आर्टिकल 61, इसमें राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। वहीं पर बात करें आर्टिकल 72, तो ये क्या है, क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है राष्ट्रपति को। तो किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, तो आर्टिकल 72। तो ये सभी आर्टिकल आपको यहाँ पर नोट कर लेने हैं। देन उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विदेशियत। क्योंकि देखिए विदेशियत जो है ये एक नृत्य नहीं है, ये क्या है, एक गीत शैली है दोस्तों। ये क्या है, एक गीत शैली। और ये गीत शैली कहाँ की है, ये मध्य प्रदेश के बघेलखंड जो प्रदेश है उसकी गीत शैली, मध्य प्रदेश के
बघेलखंड प्रदेश की ये गीत शैली है। और इसमें देखिए जैसे प्रेमिका का प्रेमी से मिलने वाला, मतलब लव टाइप के गीत शैली है। आप नॉर्मली भाषा में क्या बोल सकते हैं, लव टाइप की गीत शैली है। वहीं पर आप गरबा की बात करें तो गरबा आप सभी जानते हैं गुजरात का फेमस डांस है, और ये कब परफॉर्म किया जाता है, नवरात्रि के दौरान। ठीक है। डांडिया रास ये भी किसका है, गुजरात का है, और ये कब परफॉर्म किया जाता है, इसमें देखिए माँ दुर्गा और महिषासुर की जो लड़ाई थी उसका इसमें थोड़ा चित्रण किया जाता है। बिनछुड़ो ये भी कहाँ का है, गुजरात का डांस है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ पर नोट कर लेने हैं। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम खालिस्तान की सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो मिशन कुशल कर्मी है, ये देखिए किसके लिए शुरू किया गया है, जो निर्माण जो श्रमिक है उनको कौशल बनाने के लिए, पहली बात। दूसरा, किसने शुरू किया है, तो देखिए दिल्ली सरकार ने इस कार्यक्रम को शुरू किया है। ये बात आपको यहाँ पर नोट करनी है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। तो दिल्ली सरकार ने इसको शुरू किया। और ये कब शुरू किया गया था, ये शुरू किया है 6 जुलाई 2022 को इसे शुरू किया गया है। इसमें क्या है कि 1 लाख जो श्रमिक हैं उनको प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य है। 1 लाख श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इतना नोट कर लिया। देन उसके बाद देखिए बात करें कि दिल्ली के उपराज्यपाल का ये पूछ लिया था LG कौन है, तो ये आपको नोट करना है, विनय कुमार सक्सेना। ये कौन है, दिल्ली के उपराज्यपाल LG हैं। CM साहब, मुख्यमंत्री आप सभी जानते हैं अरविंद केजरीवाल, और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करने। देन उसके बाद देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए, इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।